बीच आज से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हो गई। यात्रियों ने सुबह से ही स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो पैदल ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। स्टेशन में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण हैं वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों की। नई दिल्ली, बेंगलुरु, अलीगढ़, साबरमती स्टेशन और पटना रेलवे स्टेशन। सुबह से ही यहां पर यात्री पहुंचने शुरू हो गए हैं। करीब 50 दिन के बाद एक बार फिर से आंशिक रूप से रेल सेवा को बहाल किया गया है। और इतने दिनों से जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने अपने गांव, अपने शहर पहुंचने का, उनसे इंतजार नहीं हुआ। वो सवेरे ही स्टेशन पर पहुंच गए। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो पैदल चलकर ही रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए हैं। कल आपने देखा किस तरह से 4 बजे टिकटों की बुकिंग शुरू हुई थी तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो गई थी। फिर शाम 6 बजे एक बार फिर टिकट बुकिंग शुरू हुई और टिकट बुकिंग शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर सारे टिकट बिक गए थे। ये आप समझिए कि कितने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि रेल सेवा बहाल हो और वो जिन जिन इलाकों में फंसे हुए हैं वापस वहां से अपने गांव, अपने शहर वापस जा सके। और हमारे 3 संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आंशिक रूप से ही रेल सेवा को बहाल किया गया लेकिन 10 मिनट में सारे टिकट बुक हो गए और सुबह से यात्री जो हैं वो स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, कुछ तो पैदल ही पहुंच गए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जरूर सवाल उठता है कि ट्रेन तो खोल दिया गया, स्पेशल ट्रेन खोल दिया गया, लेकिन चारों तरफ लॉकडाउन है, कैब नहीं चल रहा है, बसें नहीं चल रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा है, तो लोग पहुंचेंगे कैसे? और इसकी व्यवस्था नहीं की गई। ये जरूर कहा गया कि जो ई टिकट है वही आपका पास होगा आपके ट्रेवल करने का, यानी रेलवे स्टेशन पहुंचने का, लेकिन लोग पहुंचेंगे कैसे? यही वजह है कि लोग पैदल चल रहे हैं या जिसके पास थोड़ी बहुत साधन है वो साधन के जरिए वहां पहुंच रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसी कारण से पहुंच रहे हैं क्योंकि 90 मिनट का जो समय दिया गया था उससे पहले पहुंचना है। तो जाहिर तौर पर एक मानसिक तनाव भी था लोगों को कि अपने स्टेशन पहुंच जाए, क्योंकि टिकट बड़ी मुश्किल से मिला है। और जैसा आपने कहा कि 10 मिनट के अंदर ही टिकट बुक हो गया सारा, तो जाहिर तौर पर वो जो कारनामा जो हमेशा होता रहा है इस बार भी देखने को मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जैसी बुकिंग ओपन हुई है कोशिश करने लगे, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट के अंदर ही पूरा हाउसफुल हो गया था। तो वो सिस्टम अभी तक पूरा सुधरा नहीं है, लेकिन लोगों को यह राहत जरूर है कि जो ट्रेन खुल रही है, स्पेशल ट्रेन खुली है, वो स्टेशन पहुंच के अपने घर के लिए रवाना होंगे और घर पहुंचकर कम से कम कुछ तो राहत महसूस होगा कि चलिए इस मौके पर अपने परिवार अपने घर में रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे। बिल्कुल, हमारे 2 और संवाददाता भी हमारे साथ है। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर इंतजाम है और क्या इंतजाम ट्रेनों के भीतर किए गए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का परिसर की बात बता दूं। इस परिसर में अक्सरहा अगर देखा जाता था काफ़ी भीड़ भड़कम रहती थी, लेकिन इस परिसर में वही गाड़ियां आ सकती हैं जिनसे यात्री सफर कर रहे हैं। यानी इस परिसर में आने के लिए जो टिकट है वही उनका पास है परिसर में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद जब आती है बात यहाँ कतार लगने के लिए अलग अलग हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक चौकोर बनाया गया है। उस चौकोर में ही लोगों को खड़े रहना होगा और इसके बाद अपनी बारी का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफी लोग कतार में हैं और अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां से उन्हें प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करने के लिए उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, थर्मल चेक किया जाएगा। जिस तरीके से अगर उनके टेम्परेचर ज्यादा हो तो उन्हें रोक दिया जाएगा। इवन देन कि कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी उन्हें यात्रा उसे मनाही कर दी जाएगी। दूसरी बात है कि बार बार यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप बराबर अपने हाथ धोते रहें, अपने नाक और मुंह को न छुएं, मास्क लगाकर ही आप परिसर के अंदर प्रवेश करें। प्लेटफॉर्म पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसे सफर करना है। प्लेटफॉर्म पर किसी छोड़ने वाले व्यक्ति की जाने की मनाही है, यानी प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी आप प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते हैं। साफ साफ तौर पर कहा गया है कि जिन्हें ट्रेन से सफर करना है, जिनके पास सफर का टिकट है, वही व्यक्ति जाएगा, इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। बराबर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि आप हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एक बात और, जिस तरीके से हमने आईआरसीटीसी से बात की कि आईआरसीटीसी ने साफ साफ कहा कि केवल हम उन्हें लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, न कि हम बहुत ज्यादा सहूलियतें नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी ने साफ साफ कहा कि ना हम बेडरोल दे पाएंगे, ना हम उन्हें कंबल दे पाएंगे, ना उन्हें इन ट्रेनों में कोई पेंट्री कार होगा। आमतौर पर जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आंशिक रूप से रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, जरा वो समझते हैं पीयूष से कि जो बहुत बड़ी चुनौती है कि एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? स्टेशन पर इंतजाम क्या है? ट्रेन में जब ये लोग सफर करेंगे उस दौरान कोच में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी?
जी देखिए विशाल, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग आने लगे, बढ़ने लगे, पुलिस वाले जो हैं वो पुलिस वाले भी, साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स भी थे जो यहाँ पर लोगों को लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों ने उसको फॉलो भी किया। जितनी लंबी यहाँ पर लाइनें थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें, जो गेट है उसके दोनों तरफ, जो ये रेलवे स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट है उसके दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। यही वजह है कि लोग जो थे वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर खड़े थे। उसके बाद जब अंदर जाने की भी बात हुई, 4 बजे से ट्रेन चलना शुरू होने वाली थी, लेकिन 1 बजे से ही लोगों को अंदर जाने के लिए, या कहीं उससे कुछ देर पहले ही शुरू कर दिया गया था कि जो लोग हैं वो अंदर जाएं, और कुछ ही लोगों को एक बार में अंदर जाने दिया जा रहा था दूर दूर खड़े होकर, ताकि उनके टिकट्स चेक हो सके कि ऑनलाइन टिकट्स उन्होंने कराए हैं या नहीं। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी और जैसे ही कुछ लोग अंदर गए उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था। जितने जितने लोग एक बार में अंदर जा रहे थे सबको एक साथ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। जितने जितने लोग एक बार में अंदर जा रहे थे उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था। साथ ही कुछ तस्वीरें अंदर की भी हमने दिखाई थी जहां पर लगेज स्कैन होता है उन सभी जगहों पर, या जो वेटिंग रूम है उन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो सर्कल्स हैं वो बने हुए हैं ताकि लोग दूर दूर खड़े हों। ये सभी जो इंतजाम है वो यहाँ पर पहले से ही किए गए थे और जैसा कि हम बता रहे थे, लोग भी क्योंकि सुबह से ही आ गए थे तो भीड़ नहीं लग पाई थी। लाइनों में लोगों को खड़ा किया गया था, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैनेज हो पाया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर थे, सैकड़ों की संख्या में थे, वो सब अंदर अब जा चुके हैं और भी जो कुछ ट्रेनें जो लेट भी हैं वो वाले यात्री भी अभी अंदर जा चुके हैं। वेटिंग रूम में उनको जो वेटिंग एरिया बना है वहां पर वो वेट कर सकते हैं, और भी जो लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर टिकट्स चेक करके एंट्री करने दी जा रही है। बिल्कुल, तो पीयूषा ने बताया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हाल है, राजीव बता रहे हैं कि मुंबई में स्थिति क्या है, और कोरोना महामारी से बचने के लिए एक रेल यात्री पीपीई किट पहनकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची हैं। इन्हें मुंबई से नई दिल्ली जाना है, आपको दिखाते हैं। पूरा प्रिकॉशन लेते हुए आप आए हैं? हाँ जी, पूरा प्रिकॉशन जरूरी है इस समय, अपने आप को और अपने देश को बचाने के लिए प्रिकॉशन तो बहुत जरूरी है। ओके। आप तो नवी मुंबई में रहते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, किस कारणवश की नवी मुंबई में आप फंसे हुए थे? नहीं, नवी मुंबई में मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रही थी आराम से, अपने बेटा बहू के संग में, फंसी हुई नहीं थी, आराम से थी। बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी बेटी को इस समय जरूरत है। मेरी बेटी को 9 महीने की प्रेगनेंसी है, अभी 8-10 दिन में उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो इसलिए मेरे को उसके पास जाना जरूरी था। मैं वो कोशिश कर रही थी, वो अकेली थी वहाँ पे, इसलिए मैं। आप अकेले जा रहे हैं? हाँ जी, मैं अकेली। ये पूरा किट आपने पहना है, उसके बारे में? मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करा था मेरा। मैंने 1-2 तारीख में बुक कर दिया था, तो उन्होंने बोला था 8-10 तारीख तक आएगा, लेकिन ये 7 तारीख को मेरे पास डिलीवरी हो गई थी, तो इसको पूरा सैनिटाइज करके कवर करके मैंने रखा था। देखिए, यात्री जो हैं वो खुद किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं ये आपने समझा इन तस्वीरों के जरिए। जयपुर में स्थिति क्या है, ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जयपुर में किस तरह के इंतजाम है जब आंशिक रूप से रेल सेवा 50 दिन के बाद शुरू होने जा रही है? एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए, उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, तमाम इंतजाम दुरुस्त होने जरूरी है। जयपुर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जयपुर की, तो जयपुर से आज से ट्रेनों का संचालन हो रहा है। शाम 6 बजे पहली ट्रेन यहां से रवाना होगी, जो उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए रवाना होगी। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ये ट्रेन जाएगी। उसके लिए प्रशासन ने सुबह से ही जो व्यवस्थाएं थी वे कड़ी कर रखी थी। जो 6 बजे यात्री जाने वाले थे, आज जयपुर से अगर बात करें 1577 यात्रियों को ट्रेनों के द्वारा रवाना किया जाएगा। जयपुर उपखंड की बात की जाए तो जयपुर उपखंड के जितने भी यात्री हैं उनको पहले रेलवे स्टेशन के पास में एक जगह क्वारंटाइन किया गया, उनकी जांच की गई, 10 मेडिकल टीमों द्वारा उनकी जांच की गई। इसके साथ ही बसों में भरकर उन सबको रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। दूसरी ओर अगर बात करें तो आज से ही जो दिल्ली साबरमती वाली ट्रेन चलेगी, उसके अंदर भी जो ट्रेन का ठहराव है वह जयपुर होगा। इसलिए जो भी रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हैं उनको 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, वहां उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल जांच होगी, उसके बाद ही उनको रवाना किया जाएगा। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के तकरीबन 120 अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से इस
काम में लगे हुए हैं, जहां उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके कागजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो मेडिकल टीमें हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर की बात की जाए, क्वारंटाइन सेंटर पे 10 मेडिकल टीमें तैनात हैं, तो वहीं रेलवे स्टेशन पे भी तकरीबन आधा दर्जन जो मेडिकल टीम है वह तैनात की गई है। तो ऐसे में उनको ट्रेनों से रवाना करने से पहले उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल जांच की जा रही है, उनके खाने पानी की व्यवस्था की जा रही है। उनको सुबह नाश्ता दिया गया था, पानी रेगुलर उनको दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब रवाना होने से पहले भी उनको खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी जयपुर से जो आज ट्रेन चलने जा रही है उसको लेकर काफी गंभीरता है, वह सरकार दिखा रही है। प्रशासन को पूरी तरीके से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो, यदि बीमार पाया जाता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भेजा जाए या क्वारंटाइन किया जाए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन यहां किया गया। बिल्कुल, देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर किस तरह के इंतजाम है, आंशिक रेल सेवा शुरू होते समय ये सभी इंतजाम कितने जरूरी हैं, ये आपने समझा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस संबोधन में पीएम मोदी बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए की राहत देने की योजना पर काम हो रहा है। राहत के तौर पर ब्याज माफी, टैक्स में छूट, ये तमाम उपाय किए जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री अलग अलग सेक्टरों से जुड़े हुए ऐलान भी कर सकती हैं। तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र को संबोधन है। इस संबोधन में क्या होगा, क्या राहत पैकेज का ऐलान होने जा रहा है, रविंद्र से समझते हैं। रविंद्र, देखिए, राहत पैकेज की घोषणा तो शायद इतनी नहीं बड़ी हो, लेकिन जो लॉकडाउन है उसके बारे में जरूर प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं कि इसे कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, बड़ी संख्या में गए हैं, उनके लिए एक गार्जियन के तौर पर एक संदेश जरूर प्रधानमंत्री का होगा। राज्यों को निर्देश होगा, हिदायत होगा कि वैसे श्रमिक जो अपने गांव कस्बे पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, पैदल गए हैं या ट्रेन से गए हैं, उन सब का ख्याल रखा जाए। तो एक जो स्टेटमेंटशिप वाला है वो एक उद्बोधन होगा प्रधानमंत्री का। लेकिन उसके अलावा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जन से जग तक की बात कर रहे हैं, उसका भी इसमें पूरा दायरा होगा, पूरी उसमें उल्लेख होगा कि आखिर जन की सुरक्षा के साथ जग का ख्याल कैसे रखा जाए। उसके बीच में जहान भी है, तो चिंता होगी जान के भी, बिजनेस के भी, आर्थिक गतिविधियों के भी, और विश्व के जो हालात है उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत के अंदर और भारत की बाहर, इन सब का जिक्र होगा प्रधानमंत्री के आज के भाषण में। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ना तय है। ट्रेन के बारे में जानकारी होगी। हालांकि उन्होंने कल ही मुख्यमंत्रियों की बैठक में साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से ट्रेन खोलना अभी मुनासिब नहीं है, और जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से आंशिक तौर पर चलाया जाएगा। एविएशन के बारे में हिंट्स दे सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो आर्थिक जगत है उसमें किस तरह के सुधार हो सकता है, श्रम कानून के कैसे सुधार होगा, पर्यटन के क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का यही मानना है कि जो ग्रीन क्षेत्र है वहां पर पर्यटन का ज्यादा चांसेज है, क्योंकि वर्ल्ड पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और बाहर के लोग अगर खुलते हैं और भारत आते हैं तो वैसे क्षेत्रों में ही जाना चाहेंगे जहां पर पॉजिटिव केसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ेगी। इस बार लॉकडाउन 4.0 की घोषणा अगर होती है तो उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आर्थिक गतिविधियों तेज होगी, लॉकडाउन के बढ़ने की संभावना, ट्रेन के बारे में, एविएशन के बारे में, पर्यटन के बारे में, श्रमिकों के बारे में, और आर्थिक जगत को कैसे खोला जाए, उद्योग के बारे में, इन सब का जिक्र होगा प्रधानमंत्री के आज के राष्ट्रीय संबोधन में। यहां तो दो बड़ी बातें जो रविंद्र कह रहे हैं, तो आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, ये बात तय है, और राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, राज्य सरकारों की ज्यादा सुनी जाएगी। राज्य अपने हिसाब से तय करें कि वो अपने राज्य में किन चीजों को छूट देना चाहते हैं और कौन सी चीजें पहले की तरह लॉकडाउन में ही चलती रहेंगी। क्या क्या मिल सकता है अलग अलग क्लास के लिए, ये एक संभावित लिस्ट के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसी के साथ साथ रेड जोन में क्या होगा, ग्रीन जोन में क्या संभावनाएं हैं, जिन राज्यों ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है वो आर्थिक गतिविधियां कैसे तेज करेंगे, और जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उनके लिए आगे की राह किस तरह की होगी, ये सारी चर्चा कल हुई है। आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या निकल कर आएगा, इस पर सबकी नजर है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, क्या उद्योग व्यापार ये आगे बढ़ाने की और छूट मिलेगी, तभी अर्थव्यवस्था का पहिया चल पाएगा। रविंद्र, सबसे बड़ी जो चिंता है अलग अलग राज्यों की वो है टैक्स कलेक्शन को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, कि सरकार खर्च कर रही है लेकिन सरकार के पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, अर्थव्यवस्था जो है उसकी रफ्तार नहीं बढ़ रही है। ऐसे में उसे कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, और ये बात प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं।
बिल्कुल, और इसका बानगी हालांकि ये एक अलग सी बात होगी, लेकिन कई राज्यों ने जैसे लॉकडाउन में थोड़ी ढिलाई हुई, आपने देखा कि जो शराब की दुकानें होती है, एक बड़ा आय होता है राज्यों के लिए, उसे खोलने की जल्दबाजी भी दिखाई और हर जगह लगभग खोलने की कोशिश की गई राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि वो इनकम का एक जरिया होता है। इसके अलावा जो एमएसएमई के छोटे छोटे उद्योग जो है और राज्यों के इनकम का एक जरिया होता है, और उसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा आपने भी बताया कि वित्त मंत्री आगे कर सकती हैं 10 लाख करोड़ का, उसमें बड़ा हिस्सा एमएसएमई के हिस्से में जाएगा, ये मान के चलिए, और इसी जो हमें जानकारी मिल रही है, तो ये राज्यों के लिए एक बड़ी राहत होगी। साथ ही किसानों के लिए जो आर्थिक पैकेज की भी घोषणा होगी और राज्यों के लिए एक राहत की बात होगी। राहत कई राज्यों ने मुख्यमंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री से गुजारिश भी की थी, सुझाव भी दिया था कि राज्यों को और अधिकार दिया जाए, राज्यों को टैक्स कलेक्शन में अधिकार दिया जाए, उनका हिस्सा बढ़ाया जाए और उनके जिम्मेवारी जो है कोरोना से लड़ने के लिए उसमें रविंद्र, एक और बात बहुत हद तक साफ है कि अब एक जैसे नियम सभी राज्यों पर बराबर से लागू नहीं हो सकते हैं। जिन राज्यों ने काबू पा लिया है वो अपनी आर्थिक गतिविधियां अपने तरीके से बढ़ाएं, ये उनको अधिकार दिया जाएगा। जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वो किस तरह से अपनी रणनीति तय करते हैं, ये राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ये बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल विशाल, और कल यही बात इसी से मिलता जुलता कहा जाए तो ममता बनर्जी ने भी कहा था कि छोटे जो राज्य हैं वो कोरोना से लड़ाई में जल्द जीत हासिल कर सकते हैं, जो बड़े राज्य हैं उनको समय लगता है, तो सभी राज्यों को एक समान नहीं समझना चाहिए। हालांकि इसका जवाब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिया था, उसमें सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन तर्क तो वही है ना कि सिक्किम जल्द काबू पा सकता है अगर ठोस पॉलिसी बनाता है। उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश को मुश्किल हो सकती अगर ज्योग्राफी और एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए। पूरे नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन 5 करोड़ है और 22 करोड़ उत्तर प्रदेश का है, तो कहीं ना कहीं ये एक देखना पड़ेगा केंद्र को भी और राज्यों को भी। यही वजह है कि राज्य सरकार चाहती है कि लॉकडाउन आगे बढ़े, लेकिन लॉकडाउन को कैसे बढ़ाना है, उसका कैसे तामील किया जाए, कौन कौन से छूट दिया जाए, ये राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करे। तो हो सकता है तभी प्रधानमंत्री ने कहा भी सभी मुख्यमंत्रियों से कि 15 मई तक वो अपने सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इस वक्त नजर है रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.